भौगोलिक खोज के बाद से ही यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने दुनिया भर के कई देशों को अपना उपनिवेश बनाया और उनका भरपूर शोषण किया। ऐसे ही 1664 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। वहां पर उन्होंने हिंद चीन क्षेत्र को अपना उपनिवेश बनाया और वहां के संसाधनों के साथ साथ वहां के लोगों का भरपूर शोषण करना शुरू किया। इस शोषण के विरुद्ध हिंद चीन क्षेत्र में राष्ट्रवादी आंदोलनों की शुरुआत हुई। अंततः फ्रांसीसियों को हिंद चीन क्षेत्र छोड़कर जाना पड़ा। हिंद चीन क्षेत्र में राष्ट्रवादी आंदोलनों की शुरुआत क्यों और कैसे हुई, सब जानेंगे इस वीडियो में। हेलो बच्चों, मैं आदर्श मेहता स्वागत करता हूं आप सभी का अनुभूति क्लासेस की ओर से दी जा रही संपूर्ण सामाजिक विज्ञान की इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में। 15वीं सदी के अंत तक हुए भौगोलिक खोजों के बाद से ही संपूर्ण विश्व में यूरोपियनों का प्रसार होने लगा था। सभी यूरोपियन देशों में खुद को अधिक समृद्ध और शक्तिशाली बनाने की प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी थी। इस प्रतिस्पर्धा में खुद को आगे रखने के लिए इन यूरोपियन देशों ने प्राकृतिक संसाधन से भरपूर देशों को सैन्य शक्ति के बल पर अपना उपनिवेश बनाना शुरू किया। इसी क्रम में उपनिवेश स्थापित करने के उद्देश्य से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सबसे पहले 1498 में पुर्तगालियों का आगमन होता है। इसी बीच भारत में पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा का आगमन हुआ था। पुर्तगालियों ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से व्यापार करने के लिए मलक्का को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया और हिंद चीन क्षेत्र से भी व्यापार करना शुरू किया। हिंद चीन क्षेत्र आज के लाओस, कंबोडिया और वियतनाम देश को मिलाकर बना था, जिसका विस्तार लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में था। पुर्तगालियों के बाद हिंद चीन में 1595 ईस्वी में डच आए, 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए, 1616 ईस्वी में डेनिश आए और 1664 में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। इन व्यापारिक कंपनियों में फ्रांस को छोड़कर किसी ने भी हिंद चीन क्षेत्र पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व कायम करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन फ्रांस की नजर शुरू से ही इस क्षेत्र पर थी। 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी पादरी हिंद चीन पहुंच गए। सन 1747 के बाद से ही फ्रांस अनाम में रुचि लेने लगा था। 1787 ईस्वी में फ्रांसीसियों को कोचिन चीन के शासक के साथ संधि का मौका मिला, लेकिन अभी भी फ्रांसीसी इन क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व नहीं जमा पाए थे। पर 18वीं शताब्दी में ही फ्रांसीसी पादरियों की गतिविधियां अनाम और कोचिन चीन में बढ़ने लगी थी, जिसके खिलाफ यहाँ के लोगों का आंदोलन धीरे धीरे उग्र होने लगा था। फिर भी 1862 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने सैन्य बल का प्रयोग करके अनाम को संधि के लिए मजबूर किया। इसके अगले वर्ष कंबोडिया को भी संरक्षण में ले लिया गया। 1883 में तोंकिन में फ्रांसीसी सेना का प्रवेश हुआ। इसी तरह 20वीं शताब्दी के आरंभ तक पूरे हिंद चीन पर फ्रांसीसियों ने अधिकार कर लिया। फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का प्रथम उद्देश्य डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना था, क्योंकि भारत और चीन में अंग्रेजों की स्थिति पहले से ही काफी मजबूत थी, जिसके कारण यहाँ फ्रांसीसियों का खड़ा हो पाना मुश्किल था। अभी तक हिंद चीन पर किसी व्यापारिक कंपनियों का उपनिवेश स्थापित नहीं हो पाया था, इसलिए फ्रांसीसियों को हिंद चीन क्षेत्र सुरक्षित लगा, जहां से खड़े होकर वे चीन में अंग्रेजों को टक्कर दे सकते थे। तोंकिन का लाल घाटी, कंबोडिया का मेकांग नदी का मैदानी क्षेत्र और कोचिन चीन का मेकांग डेल्टा क्षेत्र काफी उपजाऊ था, जहां धान की खेती होती थी, तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में रबड़ की खेती होती थी। चीन से सटे राज्यों में खनिज संसाधन जैसे कोयला, टीन, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम आदि मिलते थे। इस प्रकार फ्रांसीसियों को यहाँ से उद्योग के लिए कई कच्चे माल प्राप्त हो रहे थे और उत्पादित वस्तुओं को बेचने के लिए उन्हें हिंद चीन क्षेत्र के रूप में एक बड़ा बाजार भी मिल गया, जिससे अधिक मुनाफा कमाकर फ्रांसीसी यूरोप में अपने देश को अधिक शक्तिशाली और समृद्धशाली बना सकते थे। सबसे पहले फ्रांसीसियों ने हिंद चीन क्षेत्र में शोषण की शुरुआत व्यापारिक नगरों और बंदरगाहों से शुरू किया। इसके बाद भीतरी ग्रामीण इलाकों में मजदूरों और किसानों का शोषण शुरू किया। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था की शुरुआत की गई, जिसके तहत मजदूरों और किसानों से बंधुआ मजदूरी कराई जाने लगी। इन्हें किसी प्रकार के अधिकार नहीं दिए गए, तो वहीं रबर बागानों, फार्मों और खानों के मालिकों को असीमित अधिकार दे दिए गए, जिसके कारण किसानों और मजदूरों का जीवन स्तर गिरता चला गया। लेकिन इस शोषण के बीच फ्रांसीसियों के द्वारा कुछ सकारात्मक कार्य भी किए गए, जैसे
कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए नहरों एवं जल निकासी का समुचित प्रबंध किया गया। जंगलों को काटकर और दलदली भूमि में मिट्टी डालकर कृषि क्षेत्र को बढ़ाया गया। इन प्रयासों के कारण 1931 तक वियतनाम विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया। एक तरफा अनुबंध की शुरुआत की गई, जो एक तरफ शोषण का मूलक था तो दूसरी तरफ इससे खनिज, रबर और कृषि उत्पादन में वृद्धि भी हुआ। पूरे हिंद चीन में विशाल रेल नेटवर्क और सड़कों का जाल बिछाया गया, जिससे हिंद चीन में व्यापार को तेज गति मिल पाया। तो वहीं इन सड़कों और रेल नेटवर्क ने हिंद चीन के प्रांतों की दूरियां घटा दी, जिससे राष्ट्रवाद के प्रसार में भी मदद मिली। जहां तक हिंद चीन में शिक्षा का प्रश्न था, अब तक परंपरागत स्थानीय भाषा अथवा चीनी भाषा में शिक्षा पा रहे लोगों को अब फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाने लगी थी। लेकिन इन क्षेत्रों में बसे फ्रांसीसियों, जिन्हें कोलोन भी कहा जाता है, उन्हें फ्रांसीसी शिक्षा के सकारात्मक प्रभावों का डर था। इसलिए आम लोगों को शिक्षा से दूर रखने का प्रयास किया जाने लगा। इसके लिए स्कूल में अंतिम साल की परीक्षा में अधिकतर स्थानीय बच्चों को फेल कर दिया जाता था। स्थानीय जनता एवं कोलोनों के सामाजिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर था। इन सभी कारणों से 1920 के दशक आते आते छात्र छात्राएं राजनीतिक पार्टियां बनाने लगे थे। छात्र छात्राओं के बढ़ते क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण फ्रांसीसियों ने हनोई विश्वविद्यालय को भी बंद कर दिया था। हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद को समय समय पर विद्रोहों का सामना तो शुरुआत से ही करना पड़ रहा था, लेकिन 20वीं शताब्दी के शुरुआत में यह विद्रोह खुलकर सामने आने लगा था। अब लोग छोटे छोटे मामलों में भी असंतोष प्रकट करने लगे थे। इसी दौरान 1903 में फान बोई चाओ ने दुई तान होई नाम का एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की और इस संगठन का नेता कुआंग दे को बनाया गया। फान बोई चाओ ने जब 1905 में द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक में फ्रांसीसियों के शोषण का पर्दाफाश किया, तब पूरे हिंद चीन में हलचल पैदा हो गई। इधर 1905 में जापान जैसे छोटे देश से रूस की हार ने हिंद चीनियों को प्रेरित किया। साथ ही रूसो और मोंटेस्क्यू जैसे फ्रांसीसी विचारकों के विचार ने भी हिंद चीन में शोषण के विरुद्ध जागरूकता फैलाई। इसी समय एक दूसरे राष्ट्रवादी नेता फान चू त्रिन्ह ने वियतनाम में राष्ट्रवादी आंदोलनों के द्वारा जनता को जागरूक करने के लिए शिक्षा और राजनीतिक सुधारों पर बल दिया। इस प्रकार फान बोई चाओ और फान चू त्रिन्ह ने हिंद चीन में स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी और लोगों के बीच जागरूकता फैलाई। जापान में शिक्षा प्राप्त करने गए हिंद चीन के छात्रों ने इन विचारों से प्रेरित होकर वियतनाम कुआन फुक होई यानी वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना की। हालांकि हिंद चीन में शुरुआत में राष्ट्रवाद का विकास कोचिन चीन, अनाम, तोंगकिन जैसे शहरों तक ही सीमित था, लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो हिंद चीन के इन्हीं क्षेत्रों से हजारों लोगों को फ्रांसीसी सेना में भर्ती किया गया। हजारों मजदूरों को बेगार के लिए फ्रांस ले जाया गया। यहाँ के सैनिकों को युद्ध की पहली पंक्ति में रखा जाता था, जिस कारण मारे जाने वालों में इनकी संख्या ज्यादा होती थी। इन सभी बातों के प्रतिक्रिया में हिंद चीन के देशभक्तों ने 1914 में वियतनामी राष्ट्रवादी दल नाम से एक संगठन बनाया, जिसका पहला अधिवेशन फ्रांस के कैंटन में हुआ। लेकिन भयभीत फ्रांसीसी सरकार ने इसे कुचल डाला। दूसरी तरफ जनता की हालत दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही थी। फ्रांसीसियों के बढ़ते शोषण के बीच एक और क्रांतिकारी नेता हो ची मिन्ह का उदय होता है। हो ची मिन्ह एक वियतनामी छात्र थे, जिनका वास्तविक नाम न्यूगन आई कोक था। इनका जन्म 1890 में वियतनाम के एक शिक्षित परिवार में हुआ था। इनके पिता गुयेन सिंह साक एक शिक्षक थे। हो ची मिन्ह 1911 में हिंद चीन को छोड़कर शिक्षा प्राप्त करने के लिए पेरिस चले गए। वहीं पर उन्होंने 1920 में साम्यवादियों का एक गुट बनाया। बाद में हो ची मिन्ह शिक्षा प्राप्त करने मास्को चले गए। वहां पर उन्होंने 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। साथ ही कार्यकर्ताओं को सैनिक प्रशिक्षण भी देने का व्यवस्था किया। 5 साल बाद 1930 में इस क्रांतिकारी दल को वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी में बदल दिया गया। इसे वियतनाम कांग सान देंग के नाम से भी जाना जाता है। यह पार्टी उग्र विचारों पर चलने वाली पार्टी थी। 1941 ईस्वी में हो ची मिन्ह वियतनाम लौटे और वियतनाम लौटकर उन्होंने वियत मिन्ह यानी वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना की। इसमें पीड़ित किसानों, आतंकित व्यापारियों और बुद्धिजीवियों को शामिल करके फ्रांसीसियों के विरुद्ध छापामार युद्ध की शुरुआत की गई। वियत मिन्ह ने 1954 में
दिएन विएन फू की लड़ाई में फ्रांसीसी संघ को हरा दिया। इस युद्ध में 16,000 फ्रांसीसी सेना ने आत्मसमर्पण किया और दिएन विएन फू पर साम्यवादियों का अधिकार हो गया। इसके बाद 1954 में जेनेवा समझौता के द्वारा वियतनाम का विभाजन कर दिया गया। उत्तरी वियतनाम में वियत मिन्ह की सरकार बनी, जिसके नेता हो ची मिन्ह थे, तो वहीं दक्षिणी वियतनाम में फ्रांस के समर्थन से कम्युनिस्ट विरोधी बाओ दाई की सरकार बनी। दरअसल बाओ दाई इससे पहले भी अनाम का शासक बना था, लेकिन साम्यवादियों के विरोध के कारण उसे पेरिस भागना पड़ा था। 1955 से 1975 तक चले वियतनाम युद्ध के दौरान हो ची मिन्ह 1965 तक वियत मिन्ह पार्टी के अध्यक्ष बने रहे। स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्होंने आधिकारिक तौर पर सत्ता से इस्तीफा दे दिया और 1969 में उनकी मृत्यु हो गई। अंत में उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम और उसके सहयोगियों फ्रांस और अमेरिका के खिलाफ विजयी रहा। 1975 में उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो गया। इसके बाद हो ची मिन्ह के सम्मान में दक्षिणी वियतनाम की राजधानी सेगोन का नाम हो ची मिन्ह सिटी रखा गया और पूरे हिंद चीन को जोड़ने वाली विशाल सड़क का नाम हो ची मिन्ह मार्ग रखा गया। दरअसल हो ची मिन्ह मार्ग हनोई से चलकर लाओस और कंबोडिया के सीमावर्ती क्षेत्रों से होते हुए दक्षिण वियतनाम तक जाती थी, जिससे सैकड़ों कच्ची और पक्की सड़कें जुड़ी थी। वियतनाम युद्ध के समय उत्तरी वियतनाम के सैनिकों को दक्षिणी वियतनाम में आपूर्ति भेजने के लिए इस सड़क का खूब प्रयोग किया गया था। अमेरिका ने इस सड़क को तोड़ने के लिए इस पर हजारों बम गिराए, लेकिन वियतकांग समर्थक इस सड़क की मरम्मत रातों रात कर देते थे और इस प्रकार अमेरिका इस सड़क को बाधित करने में असफल रहा था। तो आज के इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।